ऑल राइट, सो हाय एवरीवन एंड वेलकम टू साइक शॉट्स। आज इस वीडियो में हम आपके चैप्टर नंबर 5 को वन शॉट कंप्लीट करने वाले हैं। मतलब कि पूरा चैप्टर जितना कम से कम टाइम में हो सकेगा हम इसे पूरा करने की कोशिश करेंगे। और अगर आपने चैप्टर 4 की वन शॉट वीडियो नहीं देखी है तो जरूर उसे आप जाके देखें, आपके टर्म टू एग्जाम के लिए वो बहुत हेल्पफुल है। प्लस स्ट्रेटजी वाली वीडियो आप लोगों के लिए देखनी बहुत जरूरी है, तो उस वीडियो को जरूर देख लेना जो भी आपको आई आइकन में दिख रही है। अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो के साथ। तो साइकोथेरेपी का मतलब क्या होता है? साइकोथेरेपी का मतलब होता है एक ऐसा वॉलेंटरी रिलेशनशिप जो कि एक क्लाइंट और एक थेरेपिस्ट के बीच बना है। एक्चुअली में ये क्या है? साइकोथेरेपी मतलब क्या? काउंसलिंग, भाई आपकी थेरेपी जिसके लिए आप जाते हो उसको यहाँ पर टेक्निकली लिखा हुआ है। तो क्या होती है वो? आप लिख सकते हो ना कि काउंसलिंग इज अ प्रोसेस इन विच अ थेरेपिस्ट एंड अ क्लाइंट इज इन्वॉल्व। एंड वो दोनों जने क्या करते हैं? वो दोनों जने कोशिश करते हैं भाई कि क्लाइंट की दिक्कत को सॉल्व कर सकें। मिलके वो कोशिश करते हैं अपने क्लाइंट की दिक्कत को सॉल्व करने का। और ये एक वॉलेंटरी रिलेशनशिप होता है। सबसे जरूरी चीज ये है कि इच्छा से, मतलब आप किसी को जबरदस्ती पकड़ के नहीं ला सकते कि आप मान लो कल को साइकोलॉजिस्ट बन गए और आपको कि ओए ओए चल तू बीमार लग रहा है, आ जा तेरे को ठीक करूं। ऐसा नहीं करना है। वो वॉलेंटरी रिलेशनशिप होता है, तो ये मेंटेन होना जरूरी है कि वो अपनी इच्छा से क्लाइंट आ रहा है आपके पास और आप भी इच्छा से मन से उसकी ट्रीटमेंट करना चाहते हो। दिस इज साइकोथेरेपी। ठीक, मतलब समझ आ गया इसका? अब इसके बाद हम बात करते हैं इसका एम क्या है। तो भाई साइकोथेरेपी का क्या एम होता है, ये आप बहुत अपने आप से लिख सकते हो इसका आप जवाब। क्यों जाता है कोई भी पर्सन थेरेपी में? अपने इमोशनल प्रेशर को कम करने के लिए, अपनी हैबिट्स को बदलने के लिए, अपनी सेल्फ अवेयरनेस को बढ़ाने के लिए, अपनी मेंटल हेल्थ को अच्छा करने के लिए, फॉस्टर करने के लिए, अपनी किसी भी तरीके के इमोशनल कन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व करने के लिए, वगैरह वगैरह। बहुत सारे एम्स लिख सकते हो ना अपने आप। तो बस वही यहाँ पे अपने लिखने हैं। उसके बाद आता है करेक्टरिस्टिक्स। तो करेक्टरिस्टिक्स यहाँ पर क्या होती हैं अब एक साइकोथेरेपी की? तो करेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहला पॉइंट आता है सिस्टमैटिक एप्लीकेशंस ऑफ प्रिंसिपल। मतलब अब देखो बहुत सारी तरीके की साइकोथेरेपी होती है। कोई बिहेवियरल वाला है, बिहेवियरल वाला अलग तरीके से आपको ट्रीट करने की कोशिश करता है, उसकी ट्रीटमेंट पूरी मेथड ही अलग है। आगे फर्दर इस चैप्टर में हमने यही समझना है कि कितने तरीके की थेरेपीज है और वो कैसे कैसे हमें ट्रीट करते हैं। तो बेसिकली जो जितनी सारी तरीके की थेरेपीज होती हैं सबके अपने अपने प्रिंसिपल्स हैं, सबके अपने अपने कुछ रूल्स हैं, सबके अपने अपने कुछ मान्यताएं हैं भाई कि ये दिक्कत होती है और ऐसे आपने इसे ठीक करना है। तो हर कोई थेरेपी अपने अपने प्रिंसिपल्स की एक सिस्टमैटिक एप्लीकेशन करती है। जैसे बिहेवियरिस्ट वाले लोग एक पर्टिकुलर तरीके से काम करते हैं तो वैसे ही काम करेंगे, ह्यूमनिस्टिक वाले लोग एक पर्टिकुलर तरीके से काम करते हैं वैसे ही करेंगे, एटसेट्रा। ठीक, तो सिस्टेमेटिकली अप्लाई करते हैं वो लोग अपने प्रिंसिपल्स को, अपने आइडियोलॉजीज को, आइडियाज को, रूल्स को उस प्रोसेस में। उसके बाद सिर्फ ट्रेन्ड इंडिविजुअल इसे कर सकता है। अब जो भी कोई आपका दोस्त अगर कोई भी कहता हो कि भाई साइकोलॉजिस्ट के पास जाके क्या करना है यार तूने, अरे मैं ठीक कर, जा मेरे से बात कर, उसे बोलो चलो छोड़ो। तो मतलब कि ये नहीं होता है। कोई भी ट्रेन्ड इंसान जो है सिर्फ वही कर सकता है थेरेपी को। कोई भी ऐरा गैरा उठ के नहीं कह सकता कि हाँ भाई आजा मैं तुझे ठीक कर दूंगा। ऐसा नहीं होता है। एक ट्रेन्ड इंसान ही काउंसलिंग प्रैक्टिस कर सकता है। उसके बाद थेरेपिस्ट एंड क्लाइंट, यहां पर दो लोग होने चाहिए इस रिलेशन में। बहुत बहुत बेसिक सा पॉइंट है। दो लोग नहीं होंगे तो कहां से हो जाएगी साइकोथेरेपी, है ना? एक क्लाइंट होना चाहिए भाई, एक थेरेपिस्ट होना चाहिए। उसके बाद थेरापेटिक रिलेशनशिप। अब थेराप्यूटिक रिलेशनशिप का क्या मतलब होता है? अभी अगेन बहुत जरूरी पॉइंट है। थेराप्यूटिक रिलेशनशिप मतलब ये जो हमने अभी साइकोथेरेपी में पढ़ा, वो जो वॉलेंटरी रिलेशनशिप होता है उन दोनों के बीच जो बनता है, वो फॉर्मल, वो वॉलेंटरी रिलेशनशिप उन दोनों लोगों के बीच का, उसे हम नाम देते हैं थेरापेटिक रिलेशनशिप। क्लाइंट और थेरेपिस्ट के बीच में ये जो उनका रिलेशन बना है अपने इंटरेक्शन की वजह से, उस रिलेशन को हम नाम देते हैं थेराप्यूटिक रिलेशन, या फिर इसे थेराप्यूटिक अलायंस के नाम से भी जाना जाता है। समझ आ रही बात? अब उसके बाद पहले ये समझते हैं। चलो अब इस रिलेशन की हमने बात करी तो पहले रिलेशन समझ लेते हैं। ये जो थेराप्यूटिक रिलेशन है जिसको हम थेराप्यूटिक अलायंस भी कहते हैं, इसके अब कुछ दो मेजर कंपोनेंट है भाई, ये ध्यान रखने जरूरी है। तो वो दो कंपोनेंट ये है कि ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे बना हुआ रिलेशन होता है। मतलब कहीं आप सोचो कि रिलेशन शब्द आ गया तो अरे बहुत इमोशनल रिलेशन हो गया। कोई अच्छी सुंदर कन्या मान लो आपकी थेरेपिस्ट है, तो आप सोचो कि भाई इमोशनल हो जाते हैं, ऐसा नहीं है। ये बिल्कुल प्रोफेशनल रिलेशन है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे एथिक्स में भी कि प्रोफेशनल स्किल मेंटेन करनी होती है। इसमें इमोशंस के बाद भी, मतलब इसमें आप इतने ज्यादा इमोशन एक्सप्रेस करते हो जितने और कहीं भी नहीं कर सकते हो शायद, तब भी यहां पर हमें इमोशनल नहीं होना होता है। ये एक प्रोफेशनल रिलेशन है, ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेस पे होता है। मतलब कि
कॉन्ट्रैक्ट, जैसे कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है कि ये आपके काम है भाई, ये आपने करना है, इसकी आपको फीस मिल रही है, इस तरीके से एक कॉन्ट्रैक्ट चलता है ना। तो कॉन्ट्रैक्ट यहां पर भी होता है, मतलब कि एक कॉन्ट्रैक्चुअल बेस पर ये रिलेशन आपका होता है। जैसे कॉन्ट्रैक्ट की एक टाइम लिमिट होती है, वैसे ही इसका भी एक टाइम लिमिट ड्यूरेशन है पूरी बकायदा। तो उसके अंदर कुछ कॉन्ट्रैक्ट में मेजर चीजें लिखी होती हैं, यहां पर भी ऐसा होता है, लिखी नहीं होती बट हमें पता होती है। तो हमारा कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे क्या होता है कि क्लाइंट की दिक्कत को ठीक करना है आप दोनों ने मिलके, सिंपल। इस कॉन्ट्रैक्ट पे काम करता है ये रिलेशनशिप। तो ये कॉन्ट्रैक्चुअल होता है नेचर में, मतलब कि ये एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह होता है। इसके अंदर कुछ एम्स होते हैं जो बस हमें पूरे करने होते हैं, सिंपल। और दोनों मिलके इसे करते हैं, और एम मेजर क्या है, क्लाइंट की दिक्कत को सॉल्व करना। उसके बाद लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन के लिए आपकी थेरेपी चलती है, यानी कि एक लिमिट इसमें होती है, वरना तो आप डिपेंडेंट हो जाओगे भाई अपने थेरेपिस्ट पे। उसके बाद प्रॉपर्टीज, तो प्रॉपर्टीज इसकी क्या होती है, ये रिलेशन की प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं। अच्छा, इन दोनों पॉइंट्स में कंफ्यूज मत हो जाना, क्योंकि कैरेक्टरिस्टिक्स को भी प्रॉपर्टीज कहा जा सकता है। अगर आपसे वो क्वेश्चन में पूछे कि भाई थेरोपेटिक रिलेशन के प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स लिखो, तो ये वाले लिख के आने हैं, इस बात को ध्यान समझ लेना। और अगर कोई पूछे साइकोथेरेपी के कैरेक्टरिस्टिक्स लिखने हैं, तो ये वाले लिख के आने हैं, क्योंकि साइकोथेरेपी के कुछ अलग प्रॉपर्टीज है, और जो वो रिलेशन बन रहे हैं उनके बीच में, उनके कुछ अलग अपने प्रॉपर्टीज होती हैं, कुछ क्वालिटीज होती हैं। तो अब हम रिलेशन की क्वालिटीज को समझ रहे हैं, जो कि सबसे पहली है ट्रस्टिंग एंड कन्फाइनिंग। मतलब कि बहुत ट्रस्ट होता है वहां पर। अब आप, मैंने जैसे कहा कि भाई ऐसी ऐसी बातें अपने थेरेपिस्ट को बताते हो जो किसी को भी शायद आपने कभी ना बताई हो। तो ट्रस्ट जब बिल्ड नहीं होगा तो कैसे बताओगे। तो वो ट्रस्टिंग रिलेशन होता है, वो कन्फाइंडिंग होता है। कन्फाइंडिंग मतलब कि थेरेपिस्ट कोशिश करता है कि भाई आप बता सको, अपने अंदर से भड़ास अपनी निकाल सको, वो कन्फाइंड करने की कोशिश करता है आपको। तो ट्रस्टिंग और कन्फाइंडिंग रिलेशनशिप होता है। देन अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, ये थेरेपिस्ट की तरफ से है, ये आपको दिया जाता है अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड। कि इसका मतलब है, जैसे आपने शब्द सुना अनकंडीशनल लव। अनकंडीशनल लव क्या होता है कि अरे मैं तो तेरे पीछे पागल हूं भाई। अनकंडीशनल कि जैसी मर्जी कंडीशन है मैं तब भी प्यार करूंगा। तो अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड मतलब कि, पॉजिटिव रिगार्ड मतलब एक अच्छा बिहेवियर, एक अच्छा आपकी तरफ व्यवहार रखना, एक अच्छा वे से आपसे साथ डीलिंग करना। तो वो आपके लिए रखा जाएगा विदाउट एनी कंडीशंस। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, जैसी मर्जी कंडीशन है, आप जिस भी तरीके से बिहेव कर रहे हैं, आप चाहे एंगर शो कर रहे हैं, तब भी एक क्लाइंट को थेरेपिस्ट अच्छे से डील करेगा, उसके लिए एक पॉजिटिव रिगार्ड रखेगा। उसके बाद एम्पथी। एम्पथी क्या होता है, सिंपथी की बड़ी बहन या बड़ा भाई, वो होती है एम्पथी। मतलब सिंपथी तो ये हो गया किसी के लिए पिटी फीलिंग फील कर रहे हो आपकी, यार अच्छा बड़ा दुख हुआ भाई है। बट एम्पथी क्या होती है कि दूसरे की जगह पर जाकर सोचना, एग्जैक्टली exactly, यार हाँ इसे बड़ा दुख हुआ होगा नहीं। मतलब जब आप दिल से फील करते हो, सही में आप उसकी तरफ से चले गए और सोच रहे हो, इमेजिन कर रहे हो, यार ये तो बड़ा बुरा हो बेचारे के साथ। दिस इज कॉल्ड एम्पथी। ये भी क्वालिटी होती है इस रिलेशन की, इस रिलेशन में एम्पथी होती है। थेरेपिस्ट एम्पथी शो करता है अपने क्लाइंट के लिए। अब उसके बाद कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल का क्या मतलब है कि भाई ये बिल्कुल आपका ऐसा रिलेशन है जिसमें कि जितनी भी बातें हो रही हैं वो सिर्फ आप दोनों के बीच में रहेंगी। कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करनी जरूरी है। आई होप यहां तक की चीजें आपको क्लियर है। अब इसके बाद अगला टॉपिक आता है जो मैं एथिक्स की बात कर रहा था। एथिक्स मतलब क्या, कुछ हमारे मॉरल्स, कुछ हमारे प्रिंसिपल्स भाई जो होने चाहिए, ये कहीं लिखे नहीं होते हैं। ये आप अगर नहीं करोगे तो कोई केस नहीं हो सकता आप पे, पर फिर भी ये हमारे एथिक्स होते हैं, ये हमें करने चाहिए, मतलब कि दिल से हम इन चीजों को निभाते हैं, एटलीस्ट निभाना चाहिए, वो होते हैं एथिक्स। तो एथिक्स क्या होते हैं, अब साइकोथेरेपी के ये होते हैं भाई इन्फॉर्म्ड कंसेंट। आपके क्लाइंट को पता तो होना चाहिए उसके साथ क्या क्या होने वाला है थेरेपी में। अब मान लो जैसे बायोमेडिकल थेरेपी आपके सेशन में इस बार नहीं है, बट अगर वो होती तो उसमें क्या होता था कि कोई शॉक वॉक दे रहा है किसी को, तो अगर आप किसी को इलेक्ट्रिक शॉक वगैरह कुछ दे रहे हो, तो भाई किसी को पता तो होना चाहिए कि मेरे साथ क्या क्या होने वाला है। तो एक एक चीज उसे पता होनी चाहिए थेरेपी से पहले, मतलब मोस्टली ब्रॉडली एक आइडिया कि ये सब लगभग हो सकता है। उसके बाद कॉन्फिडेंशियलिटी। कॉन्फिडेंशियलिटी हमने अभी पढ़ लिया कि भाई कॉन्फिडेंशियल रहनी चाहिए सारी इंफॉर्मेशन। देन एलिवेटिंग पर्सनल डिस्ट्रेस, मतलब कि जो थेरेपिस्ट है उसको अपना डिस्ट्रेस दूर रखना है। तो फॉर एग्जांपल कि आपको मान लो अपनी भाई कोई माइंड में मैस चल रहा है, आपके अपने दोस्त से लड़ाई हुई पड़ी है, और अब आप थेरेपी लेने चले गए। अब आप वहां पर उसकी बात नहीं सुन रहे हो और अपना ही आपके माइंड में वो स्ट्रेस चली जा रहा है। तो ये चीज नहीं होनी चाहिए। आपको अपना स्ट्रेस एटलीस्ट उस टाइम के लिए दूर रखना होगा, उसकी बात सुननी होगी पूरे मन से। सो एलिवेटिंग पर्सनल डिस्ट्रेस।
देन देन इंटीग्रिटी ऑफ रिलेशन। इंटीग्रिटी ऑफ रिलेशन का क्या मतलब है? इंटीग्रिटी ऑफ रिलेशन का बेसिकली यहाँ पर ये मतलब है कि आपने एक मतलब यार ऑनेस्टी होनी चाहिए, आपको जेन्युइनली उसकी हेल्प करनी है, ये आपके रिलेशन में होनी चाहिए ये क्वालिटी। देन रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड डिग्निटी, ये इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लाइंट एंड थेरेपिस्ट है भाई, दोनों को ही करनी चाहिए ह्यूमन राइट्स और डिग्निटी की रिस्पेक्ट। मतलब बिफोर थेरेपिस्ट या बिफोर क्लाइंट यू आर ए ह्यूमन। तो एक ह्यूमन राइट्स की जो मतलब सारी चीजें हैं उसको आपने ध्यान रखना है, प्लस आपने बेसिकली एक डिग्निटी का भी ध्यान रखना है कि कोई चीज बिल्कुल हर्ट ना कर जाए दूसरे पर्सन को। तो एक ह्यूमन राइट एज अ ह्यूमन जो सारी चीजें होती हैं उसका हमें सबसे पहले ध्यान रखना है। उसके बाद प्रोफेशनल स्किल्स वहां पर मेंटेन होनी चाहिए, ये पॉइंट मैं ऑलरेडी आपको समझा चुका हूं। भाई सेंटी नहीं हो जाना है। आप सोचो कि थेरेपिस्ट से अच्छा और कौन ही जीवन साथी होगा है जो इतनी मेरी बातें सुन रहा है, अच्छे से मुझे समझेगा, आगे भी क्या पता ऐसा हो। तो ऐसा नहीं होता है, मतलब ऐसा हो सकता है पर आपने उस थेरेपी में ऐसा इमोशनल नहीं होना है, आपने ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये हमारा एक एथिक है कि प्रोफेशनल स्किल हमें मेंटेन करके रखनी है। जो हमारा क्लाइंट है वो सिर्फ हमारा क्लाइंट है, कॉन्ट्रैक्ट बेस पे है, लिमिटेड टाइम ड्यूरेशन के लिए होना चाहिए, इमोशन नहीं जोड़ने। दिस इज ऑल अबाउट द एथिक्स। अब उसके बाद एक अगला टॉपिक जो हमारे सामने आता है जो बहुत जरूरी टॉपिक है, वो है फैक्टर्स इन हीलिंग, कि हीलिंग में कौन कौन से फैक्टर्स जरूरी होते हैं। तो हीलिंग में जो सारे फैक्टर्स बेसिकली इसे पॉसिबल करवाते हैं, हीलिंग मतलब क्या कि क्लाइंट हील हो रहा है, वो सही हो रहा है, तो कौन से ऐसे फैक्टर हैं जो उसे ठीक करवा सकते हैं, वो इसमें हम समझते हैं। सबसे पहले आता है टेक्निक यूज्ड। तो मान लो कि अब टेक्निक यूज आप ज्यादा अच्छे से तब समझ पाओगे जब ये सारी चीजें आप आगे समझ लोगे। तो बेसिकली टेक्निक यूज का अभी ब्रॉडली मतलब ये होता है कि आपने कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करी है एज अ साइकोलॉजिस्ट। आपके पास बहुत सारी टेक्निक्स होती हैं। अब मान लो किसी पर्सन की आपको दिक्कत ऐसी लग रही है कि उसके माइंड में थॉट लेवल पर कुछ दिक्कत है, तो उसमें आप बिहेवियरल इंटरवेंशन नहीं कर सकते हो ना, उसमें आपको कॉग्निटिव थेरेपी की कुछ टेक्निक लगानी पड़ेगी कि भाई माइंड लेवल पर आप उसे ठीक करोगे। अगर किसी को बिहेवियर वाली दिक्कत लग रही है तो फिर कॉग्निटिव ज्यादा नहीं, फिर बिहेवियर पे पहले फोकस करना है। अगर किसी को कोई कंफ्लिक्ट लग रहा है तो क्या पता पास्ट में कोई अनरिजॉल्व कंफ्लिक्ट रह गया, उसको आप देखने की कोशिश करोगे। तो बहुत सारी आपके पास टेक्निक्स होती हैं एज अ साइकोलॉजिस्ट। तो आप कौन सी टेक्निक इस्तेमाल करते हो, क्या वो सुटेबल है नहीं है, ये सब कुछ भी बहुत हद तक मैटर करता है कि हीलिंग होगी या नहीं होगी। ठीक। उसके बाद थेरेपेटिक अलायंस, ये बहुत जरूरी है। मैंने जब ये समझाया तब भी बोला था कि इसके खुद के अंदर ही हीलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं, मतलब कि ये अपने आप में हील कर सकता है। कार्ल रॉजर्स ने ये बात बोली थी कि थेरेपेटिक अलायंस एक व्हीकल फॉर चेंज है, मतलब ये व्हीकल फॉर हीलिंग है, कि आप थेरेपेटिक अलायंस की वजह से ही हीलिंग हो पाती है एक थेरेपी में। उसके बाद कैथारसिस। कैथारसिस क्या होता है? बहुत ही अच्छी ये प्रोसेस है, बहुत ही अच्छा शब्द है। कैथारसिस का मतलब होता है इमोशनल अनबर्डनिंग। आपके अंदर इमोशन, मतलब आप ऐसे मानो कि ये आप हो और ये आपके अंदर की इमोशन है। ये बहुत सारे इमोशन आपके अंदर जिंदगी में उठते हैं, बहुत नेगेटिव इमोशन आपके अंदर भरी जा रहे हैं, भरी जा रहे हैं, भरी जा रहे हैं। आप उन्हें मतलब बाहर निकाल नहीं पा रहे हो, ऐसा कोई पर्सन नहीं मिल रहा है जिससे आप बात कर सको, या मतलब जानबूझ के आपने खुद को रिस्ट्रिक्ट करके रखा है। और जब सडनली आप थेरेपी में जाते हो और वो एक पर्सन आपको मिलता है कि हाँ भाई बोलो, मैं सुनूंगा आपकी दिक्कत, ये सारे इमोशन उस टाइम पर सडनली आप रिलीज कर देते हो उस पर्सन के सामने। हाँ, कि देख भाई ये सारी दिक्कत थी मेरी। दिस अनबर्डनिंग ऑफ इमोशन इज कॉल्ड कैथारसिस, इसे हम कहते हैं। तो और ये फैक्टर है हीलिंग का, तो इससे आपको समझ आना चाहिए कि कितना जरूरी है अपने आप को एक्सप्रेस करना। तो कैथारसिस जब आप फील करते हो, इसमें भी हीलिंग प्रॉपर्टी होती है, माना जाता है। उसके बाद कुछ नॉन स्पेसिफिक फैक्टर होते हैं, मतलब कि भाई बहुत सारे फैक्टर अब और आ सकते हैं इसमें, जैसे कि कुछ क्लाइंट की तरफ से फैक्टर। अब इसमें लिटरली कुछ भी फैक्टर है, मतलब कि क्लाइंट की तरफ से मान लो कि मेरी थेरेपी चल रही है और मैं अपने फोन में लगाऊं कि हाँ 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 हाँ, अच्छा ये होता है, हाँ, ये फैक्टर हो गया। क्लाइंट की तरफ से हो गया भाई मेरा पेट खराब है आज, मुझे मुझे मेरी आज तबीयत नहीं ठीक, मेरा ध्यान नहीं है, मैं थेरेपिस्ट को सीरियस नहीं ले रहा हूँ, मुझे किसी ने जबरदस्ती भेज दिया थेरेपी में, वगैरह वगैरह। थेरेपिस्ट की तरफ से क्या हो सकते हैं? अगेन उल्टा कर लो कि भाई मैं थेरेपिस्ट हूँ और मैं अगेन फोन में लगाऊं कि हाँ आप मुझे बात बता रहे हो, मैं इधर अपने दोस्त का मैसेज पढ़ रहा हूँ कि अरे क्या बढ़िया मीम भेजा इसने। ऐसा नहीं करना है। तो थेरेपिस्ट की तरफ से बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। मान लो थेरेपिस्ट का मूड नहीं है भाई आज, थेरेपिस्ट अपने भी स्ट्रेस में है, मतलब कुछ भी फैक्टर थेरेपिस्ट की तरफ से जो भी नॉन स्पेसिफिक दिक्कतें हो सकती हैं वो सब कुछ आप इसमें लिख सकते हो। क्लाइंट की तरफ से दोस्त सब कुछ नॉन स्पेसिफिक दिक्कतें हो सकती हैं, वो आप इसमें लिख सकते हैं। तो ये सारे फैक्टर होते हैं जो हीलिंग में मैटर करते हैं।
अब बिफोर गोइंग टू दी मेजर टाइप्स ऑफ थेरेपीज, जो सिर्फ लास्ट टॉपिक रह जाएगा, बस एक छोटा सा टॉपिक और बचा है, रिहेबिलिटेशन ऑफ मेंटली इल। तो रिहेबिलिटेशन का क्या मतलब होता है कि अब मान लो वो पर्सन ठीक हो, किसी को बहुत मेजर डिसऑर्डर है, स्किज़ोफ्रेनिया है, वो ठीक हो गया, अब उसे एक्टिव मेंबर बनाना है हमने सोसाइटी का, उसको अच्छे से ट्रीट करना है, मतलब पूरा अच्छे से वो दोबारा से ठीक तरीके से वर्किंग कर सके सोसाइटी में, ये भी थेरेपिस्ट का काम होता है। तो रिहेबिलिटेशन, उसको रिहेबिलिटेट करवाना है, दोबारा से अच्छी जिंदगी जीने के लिए तैयार करना है, उसे सिर्फ ठीक नहीं करना। तो उसके लिए तीन मेजर चीजें हैं जो हम कर सकते हैं। सबसे पहला ऑक्यूपेशनल थेरेपी एक होती है। ऑक्यूपेशनल थेरेपी मतलब ऑक्यूपेशन क्या होता है कि भाई कामकाज वाली, इसमें उसको डिसिप्लिन सिखाया जाता है, इसमें उसकी कॉग्निटिव ट्रेनिंग होती है कि मतलब वो सीख सके भाई ऑक्यूपेशन कोई भी कैसे करनी है, वो उसे आ सके। तो एक ऑक्यूपेशन वाली भी थेरेपी होती है कि अलग अलग तरीके के बेसिक काम करने उसे हम सिखाते हैं। देन सोशल स्किल ट्रेनिंग, जैसे कि कम्युनिकेशन, उसको बातचीत करना, उसका सोशल बिहेवियर, ये सब की हम ट्रेनिंग देते हैं, दैट इज सोशल स्किल ट्रेनिंग। इसकी अलग थेरेपी वगैरह हम ले सकते हैं। देन वोकेशनल थेरेपी होती है। वोकेशनल मतलब अब स्पेसिफिक। अब ऑक्यूपेशन और वोकेशन में यही फर्क होता है कि ऑक्यूपेशन मतलब ओवरऑल कोई भी काम करना आ रहा है, और वोकेशन मतलब कि उसका जिसमें इंटरेस्ट है। अब मान लो कोई पर्सन है जो मीडिया लाइन में जाना चाहता है, उसको ठीक हुआ, वो मीडिया लाइन में जाना चाहता है, तो आप उसे उस तरीके की ट्रेनिंग दोगे। कोई ऐसा पर्सन है जो आर्टिस्टिक है थोड़ा, उसको अब डांसिंग में फर्दर आगे प्रोफेशनली जाना है, तो आप उसे उस तरीके की ट्रेनिंग दोगे। तो ये होता है वोकेशनल थेरेपी, आप उसे एज पर द वोकेशन एक पूरी अच्छी खासी थेरेपी प्रोवाइड करते हैं। ये सारा आपका इतना चैप्टर था, आई होप यहां तक चीजें आपको समझ आई होंगी। अब इसके अलावा इस पूरे चैप्टर में सिर्फ थेरेपीज बच जाती हैं, और थेरेपी भी इस बार आपकी बहुत कम है। बेसिकली चार ही ब्रॉड कैटेगरी है आपके पास, बिहेवियरल, कॉग्निटिव, ह्यूमनिस्टिक और कुछ अल्टरनेटिव थेरेपीज। आधा चैप्टर हम आपका कंप्लीट कर चुके हैं, आधा पार्ट बचा है, इसको आराम से अब करेंगे। बट यहां पर छोटी सी एक आप ब्रेक ले लो, मैं भी थोड़ा सा ब्रेक ले लूं, पानी वानी पियाऊं, उसके बाद आगे कंटिन्यू करते हैं। मतलब कि पॉज कर दो वीडियो को 2-3 मिनट के लिए, देन आगे कंटिन्यू करते हैं। ओके, सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड अगेन। सो टाइप्स ऑफ थेरेपीज की हम बात कर रहे थे, ये आपका लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का। टाइप्स ऑफ थेरेपीज में हमें बस ये समझना होता है कि भाई टोटल कितने तरीके की थेरेपीज हैं और कैसे कैसे मतलब वो ट्रीट करती हैं अलग अलग थेरेपीज। इस बार के आपके सिलेबस के लिए जैसे मैंने बताया ब्रॉडली तीन ही थेरेपीज हैं और कुछ अल्टरनेटिव थेरेपीज आपको बताई गई हैं। सबसे पहले आती है बिहेवियरल थेरेपी। बिहेवियरल थेरेपी क्या मानती है? बिहेवियरल थेरेपी मानती है कि भाई सब कुछ प्रेजेंट में है, जो आज आपका बिहेवियर है ना, वही दिक्कत है, बस उसको हम ठीक कर देंगे, सब सही हो जाएगा। ये मानती है कि जो भी दिक्कत आपके अंदर आ रही है, मतलब जो भी कुछ आज आप गलत फील कर रहे हैं, बुरा फील कर रहे हैं, जिस वजह से आप थेरेपी में आए हैं, उसका कारण है आपकी फॉल्टी लर्निंग। यानी कि कोई तो भाई गलत बिहेवियर आपने सीख लिया है जिस वजह से अब आपको दिक्कत हो रही है। तो उसको ठीक करने के लिए क्या मानते हैं कि हम उस बिहेवियर को अनलर्न कर देंगे, उस गलत सीखे हुए बिहेवियर को अनलर्न कर देंगे और रीलर्न करेंगे एक नया अच्छा हेल्दी बिहेवियर। देन अब ये कैसे करेंगे? तो इसमें वो इंटरव्यू लेते हैं सबसे पहले थेरेपिस्ट। देन इस इंटरव्यू में वो मेजरली तीन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहली चीज कि भाई माल फंक्शनिंग बिहेवियर क्या है, मतलब कि कौन सा वो बिहेवियर है जो मेन आपका दिक्कत का कारण है। उसके बाद वो ये समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से एंटीसीडेंट फैक्टर्स हैं, मतलब कि ये कौन से फैक्टर हैं जिसकी वजह से वो बिहेवियर बना है। फॉर एग्जाम्पल, माल फंक्शनिंग बिहेवियर है कि बच्चा रात का खाना ज्यादा नहीं खा रहा है, इस वजह से उसे भूखा सोना पड़ता है। तो उसमें एंटीसीडेंट फैक्टर क्या होगा कि क्यों ये माल फंक्शनिंग बिहेवियर बना, यानी कि उसने शाम को ही बहुत ज्यादा खा लिया है, इस वजह से अब वो रात का खाना ज्यादा नहीं खा पा रहा है, ये उसका एंटीसीडेंट फैक्टर हो गया। अब इसके बाद मेंटेनिंग फैक्टर कि भाई क्यों वो मेंटेन हो रहा है आज तक, मतलब वो बिहेवियर क्यों गलत चलता जा रहा है। और मेंटेनिंग फैक्टर कुछ भी हो सकता है, लेट्स से कि उसको कभी उसने देखा ही नहीं, इस तरीके से कोई इशू को कंसीडर नहीं किया था पहले, उसको कोई कहने वाला नहीं था, टोकने वाला नहीं था, या फिर लेट्स से कि उसे भूख ही नहीं लगती थी, उसे ज्यादा हेल्थ इशू तब तक हुए ही नहीं थे। ये सब फैक्टर हो सकते हैं मेंटेनिंग फैक्टर, जिसकी वजह से वो चीज कंटिन्यू होती चली जा रही है। अब इसको ठीक करने के लिए हम क्या करेंगे? इसको ठीक करने के लिए मतलब ये तीनों चीजें वो समझते हैं थ्रू दिस इंटरव्यू। देन इसे ठीक करने के लिए वो दो तरीके के ऑपरेशन करते हैं, एक होते हैं एंटीसीडेंट ऑपरेशन और एक होते हैं कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब इंटरवेंशन। एंटीसीडेंट ऑपरेशन में वो बिहेवियर मतलब माल फंक्शनिंग बिहेवियर होने से पहले वाले सारे एक्शन लेते हैं। कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन में माल फंक्शनिंग बिहेवियर ना होने के बाद वो सारे एक्शन लेते हैं, या फिर होने के बाद वाले एक्शन। तो एंटीसीडेंट फैक्टर ऑपरेशन मतलब कि इस वाले एग्जांपल की अगर हम बात करें, वो जो मदर हमारे पास कंप्लेंट लेकर आई कि भाई हमारा बच्चा रात का खाना नहीं खाता है टाइम से वगैरह, ज्यादा उससे भूखा सोना पड़ता है, हम करेंगे उसमें एंटीसीडेंट ऑपरेशन कि उसका शाम का खाना कट कर दो।
भाई शाम को उसे स्नैक्स मत दो, वो अपने आप रात को भर के खाएगा। ये हो गया एंटीसीडेंट ऑपरेशन। माल फंक्शनिंग बिहेवियर होने के बाद या ना होने के बाद वाले ऑपरेशन, जैसे कि अब उसने रात को खाना भर के खा लिया तो उसके बाद आपने उसे दे दिया रिवॉर्ड। कोई रिवॉर्ड दे दो उसे, कुछ अच्छा ट्रीट कर दो, उसकी अप्रिसिएशन कर दो कि भाई चल तूने बहुत अच्छा काम किया, वेल डन, ले तेरा PS5 या जो भी कुछ तेरे चाहिए वो तेरे मिल गया। ये हो गया रिवॉर्ड। तो कॉन्सिक्वेंट ऑपरेशन माल फंक्शनिंग बिहेवियर के बाद वाले ऑपरेशन, एंटीसीडेंट ऑपरेशन माल फंक्शनिंग बिहेवियर से पहले वाले ऑपरेशन, ये करते हैं उसे ट्रीटमेंट के लिए बिहेवियरल थेरेपिस्ट। अब इन ट्रीटमेंट में वो कई सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं। तो ये कुछ वो टेक्निक्स है, जैसे कि पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट का क्या मतलब होता है? रीइंफोर्स करना मतलब किसी चीज की प्रोबेबिलिटी को बढ़ाने की कोशिश करना। दिस इज कॉल्ड रीइंफोर्समेंट। इन्फोर्स कर रहे हो दोबारा, बार 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 बार, रीइंफोर्समेंट। अब पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट क्या होती है? पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट होती है कि आपने किसी को कोई पॉजिटिव चीज दे दी है। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट ये होती है कि आपने उससे कोई नेगेटिव चीज ले ली है। ध्यान से समझने की कोशिश करना, दोनों ही हमारे लिए अच्छी हैं, है ना? पॉजिटिव मतलब कोई अच्छी चीज हमें मिल रही है, नेगेटिव मतलब हमसे कोई बुरी चीज जा रही है। पॉजिटिव मतलब मुझे सुख मिल रहा है, और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट मतलब मुझसे कोई मेरा दुख लेके जा रहा है। तो भाई सुख आ रहा है, हैप्पीनेस आ रही है, सैडनेस जा रही है, दोनों अच्छी चीजें हुई ना। तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में हमसे कोई बुरी चीज हमसे ले ली जाती है एज ए रिवॉर्ड, और पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट में हमें कोई अच्छी चीज दे दी जाती है। सिंपल। अब उसके बाद अवर्सिव कंडीशनिंग। अवर्सिव कंडीशनिंग होती है पनिशमेंट। पनिशमेंट मतलब हाँ, सिंपली पनिशमेंट आप इसे कह सकते हो। तो अनवांटेड बिहेवियर के साथ अनवांटेड रिस्पॉन्स को जोड़ देना, ये होता है अवर्सिव कंडीशनिंग, यानी कि सिंपली पनिशमेंट। उसके बाद सिस्टमैटिक डीसेंसिटाइजेशन। सिस्टमैटिक डीसेंसिटाइजेशन का क्या मतलब होता है? इसका मतलब है कि धीरे धीरे लेवल वाइज जब हम चीजों को करते हैं, ये ज्यादातर फियर के केस में साइकोलॉजिस्ट इस्तेमाल करते हैं कि लेट से किसी को फियर है हाइट का, तो उसे पहले फर्स्ट फ्लोर पे लेके जाओ, फिर सेकंड पे, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ पे, ऐसे। दिस इज कॉल्ड सिस्टमैटिक डीसेंसिटाइजेशन। सिस्टमैटिकली धीरे धीरे आप उसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हो। देन कम्स द प्रिंसिपल्स ऑफ रेसिप्रोकल इनहिबिशन, एंड उसके बाद आता है मॉडलिंग। प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल इनहिबिशन क्या होता है? इसको ध्यान से समझो, इसमें आप लोग कंफ्यूज होते हो बड़ा। ये सिंपल सी बात करता है, मतलब ये एक फैक्ट है, इसको आप साइकोलॉजिकल फैक्ट समझ लो। ये कहता है कि दो तरीके के अपोजिंग नेचर के इमोशन हमारे अंदर हो नहीं सकते। मतलब कि आप एक सेम मोमेंट पर खुश और दुखी नहीं हो सकते। आप हैप्पीनेस और सैडनेस को सेम टाइम पे एक्सपीरियंस नहीं कर सकते हैं। ये बात करता है प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल इनहिबिशन, ठीक है? इसका मानना यह है कि अपोजिट नेचर के इमोशन एक साथ नहीं हो सकते हैं। तो अगर आप सैड फील कर रहे हो, तो हम अगर आपकी सैडनेस को कम नहीं कर सकते, तो हम आपकी हैप्पीनेस को बढ़ा तो सकते हैं। अगर हम डायरेक्टली सैडनेस को कम नहीं कर सकते, तो हम आपकी हैप्पीनेस को बढ़ाने की कोशिश करेंगे ताकि ऑटोमेटिकली सैडनेस कम हो जाए। सिंपल। ये होता है प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल इनहिबिशन। ये हम लाइफ में अपने करते भी हैं। कई बार दोस्त नाराज है, उसको ठीक कर नहीं सकते, वो कह रहा है कि भाई गर्लफ्रेंड छोड़ के चले गई, कैसे ठीक कर लोगे? तो चले गई ना। तो आप उसे कहते हो कि आज चल घूमने चलते हैं यार, आ आज उसे तुझे घुमा घुमा के के लाता लाता। हूं। ये सब चीजें हो गया आपका प्रिंसिपल ऑफ रेसिप्रोकल इनहिबिशन। उसके बाद मॉडलिंग। मॉडलिंग क्या होता है? मॉडलिंग का मतलब ये है कि मिमिक करना, किसी को मॉडल करना, मतलब कि उसको ऑब्जर्व करना, उसके जैसा बिहेव करना। तो ये सारी टेक्निक्स का इस्तेमाल करते हैं बिहेवियरल साइकोलॉजिस्ट। आई होप ये आपको क्लियर होगी। इसके बाद अगली थेरेपी जो आती है वो है कॉग्निटिव थेरेपी। अब जैसे बिहेवियरल फोकस करती थी बिहेवियर पर, कॉग्निटिव फोकस करती है कॉग्निशंस पर, मतलब आपकी मेंटल एक्टिविटीज पर। इसका बेसिकली सिंपल सा मानना है कि पहले ये जो सारा गंदा कर रखा है इसे क्लियर करें यार। हाँ, तो इसका सिंपल सा मानना है कि आपके थॉट्स की वजह से सारी दिक्कत आपको होती है। मतलब कि मेन आइडिया बिहेवियरिस्ट वालों के लिए बिहेवियर था, इनके लिए थॉट्स है। थॉट्स भी कौन से? इररेशनल थॉट्स। यानी कि जो इररेशनल इलॉजिकल किस्म के थॉट्स आपने अपने माइंड में बना लिए हैं, इन थॉट्स की वजह से आपको सारी दिक्कत आज फेस करनी पड़ रही है। अब इसको वो कैसे ट्रीट करते हैं? तो सबसे पहले, जैसे वो लोग सबसे पहले एनालाइज करते थे तीन चीजें, ये क्या करते हैं? ये करते हैं एबीसी एनालिसिस। ये भी अगेन इंटरव्यू के थ्रू करते हैं, बट ये एबीसी एनालिसिस करते हैं। तो आरईबीटी को समझने के लिए ये पिक्चर बेस्ट पिक्चर है जो भी आपको अपनी स्क्रीन के ऊपर दिखाई दे रही है। इस पिक्चर में आपको दिख सकता है कि
ABC का मतलब लिखा हुआ है एंटीसीडेंट फैक्टर्स, देन बिलीफ एंड देन कॉन्सिक्वेंस। मतलब कि वो कौन सा फैक्टर था एंटीसीडेंट फैक्टर, मतलब कि वो ऐसा फैक्टर, वो ऐसी सिचुएशन जिसकी वजह से ये गलत इरेशनल बिलीफ बना है। और सी मतलब कि अब हमें उस वजह से क्या कॉन्सिक्वेंस भुगतना पड़ रहा है। सो एंटीसीडेंट फैक्टर या सिचुएशन जिसकी वजह से ये बिलीफ बना, उसके बाद क्या कॉन्सिक्वेंस हम भुगत रहे हैं, इन तीन चीजों को समझने की कोशिश करते हैं आरईबीटी थेरेपिस्ट। एंटीसीडेंट फैक्टर, लेट्स टेक एन एग्जांपल कि भाई किसी का यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ, तो यूपीएससी को कब से तैयारी कर रहा था, उसका यूपीएससी क्लियर नहीं हुआ, वो फैक्टर हो गया उसका एंटीसीडेंट सिचुएशन, जिसकी वजह से एक्टिवेटिंग सिचुएशन जिसे हम कह सकते हैं, जिसकी वजह से आज वो बिलीफ उसके मन में बना है इरेशनल। तो अब इस इवेंट की वजह से, इस घटना की वजह से कि यूपीएससी क्लियर नहीं हो पाया, मान लो उसके माइंड में बिलीव बन गया कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूं लाइफ में, मैं हर एग्जाम में फेल होऊंगा। ये इरेशनल है क्योंकि ये सच नहीं है ना भाई, ये तो उसके माइंड में उसे लग रहा है, बस ये सच थोड़ी है। तो ये इरेशनल बिलीफ मेन दिक्कत है। अब इस इरेशनल बिलीफ की वजह से वो क्या क्या कॉन्सिक्वेंस भुगत रहा है, वो किसी भी अगले कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए तैयार ही नहीं कर रहा, उसका कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, वो लो फील करता है, ये सब कॉन्सिक्वेंस वो फील कर रहा है। तो ये सब कुछ वो एनालाइज करते हैं, ये तीन चीजें इन एबीसी एनालिसिस। ठीक बात समझ आ रही है? उसके बाद अब वो ठीक कैसे करते हैं, तो वो नॉन डायरेक्टिव क्वेश्चनिंग के थ्रू अपने अब इन सारी चीजों को ठीक करने की कोशिश करते हैं। मतलब इस मेन दिक्कत क्या है, मेन दिक्कत है इरेशनल बिलीफ। उसका इरेशनल बिलीफ को वो नॉन थ्रेटनिंग जेंटल क्वेश्चनिंग के थ्रू रैशनल बिलीफ में बदलने की कोशिश करते हैं। सिंपल, ये इतना सा है आरईबीटी थेरेपी। अब मतलब कॉग्निटिव थेरेपी में दो थेरेपीज फर्दर आती हैं, मतलब इस अप्रोच को मानने वाली दो थेरेपीज हैं। अप्रोच है ब्रॉड कॉग्निटिव, उसके अंदर की दो अलग अलग थेरेपीज हैं, लगभग सिमिलर ही बातें करती हैं क्योंकि दोनों का फोकस माइंड पे ही है, थॉट पे ही है। तो आरईबीटी हमें समझ आ गई, आरईबीटी में यही था। अब एरन बेक की जो कॉग्निटिव थेरेपी है, उसमें उसने बेसिकली इतनी सी बात कही थी कि देखो बचपन से ना हमें मतलब जितने भी जिस तरीके के हमारे एक्सपीरियंसेस होते हैं बचपन से, वो सब हमारे माइंड में कुछ कोर स्कीमास बना देते हैं। स्कीमा क्या होता है? स्कीमा होता है मेंटल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंफॉर्मेशन। हमने जितनी भी इंफॉर्मेशन को जिस भी तरीके से अपने माइंड में स्टोर करके रखा है, दैट इज कॉल्ड द स्कीमा। जैसे फोल्डर्स होते हैं अलग अलग, तो कैसे इंफॉर्मेशन को सेट करके रखना है अपने दिमाग में, वो आपका स्कीमा होता है। तो कोर स्कीमा, जरूरी स्कीमा, मेन स्कीमास आपके माइंड में बन जाते हैं इन योर चाइल्डहुड ओनली। मतलब बचपन में ही वो सारी चीजें बन जाती हैं, बचपन के एक्सपीरियंसेस उसे क्रिएट करवाते हैं। ये मानना था कोर स्कीमास का एरन बेक का, कि कोर स्कीमा बचपन में एक्सपीरियंस की वजह से बन जाते हैं। अब अगर वो नेगेटिव एक्सपीरियंस हो, तो जैसे कि बच्चे को लग रहा है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे कोई चाहता ही नहीं है, मैं नालायक हूं वगैरह वगैरह, ये सब एक्सपीरियंस अगर उसे मिला है तो उसके मन में डिसफंक्शनल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर क्रिएट हो जाएंगे। डिसफंक्शनल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर मतलब क्या, कि मतलब गलत डिसफंक्शनल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स बन गए हैं। इस शब्द को समझने की कोशिश करो। डिसफंक्शनल मतलब कि बुरे, अच्छे सही फंक्शन ना करने वाले नेगेटिव कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स उसके माइंड में बन गए हैं। कॉग्निटिव स्ट्रक्चर और कुछ नहीं है, दिस रिप्रेजेंट्स टू ए पैटर्न ऑफ थिंकिंग, पैटर्न ऑफ नेगेटिव थॉट्स उसके माइंड में आ गए, और अब वो उसे सही मानने लग गया, जो कि अगेन सच नहीं है। ये भी एक ओवरऑल इरेशनल आपका बिलीफ ही है। तो डिसफंक्शनल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर यहाँ पे मेन शब्द है, और आरईबीटी में इरेशनल बिलीफ मेन शब्द था। तो डिसफंक्शनल कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स को दोबारा से कंस्ट्रक्टिव कॉग्निटिव स्ट्रक्चर्स में चेंज करने का काम करती है एरन बेक की कॉग्निटिव थेरेपी। और ये कैसे होता है? अगेन जेंटल और नॉन थ्रेटनिंग क्वेश्चंस पूछ के वो दोबारा से कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग करने की कोशिश करते हैं, यानी कि दोबारा से रीस्ट्रक्चर करने की कोशिश करते हैं आपकी कॉग्निशन को माइंड लेवल पर। ये है एरन बेक की कॉग्निटिव थेरेपी। अब उसके बाद आती है सीबीटी। सीबीटी क्या होता है? सीबीटी अब मिक्सचर है बिहेवियरल और कॉग्निटिव का, इसमें सिंपल बस आपने इतना याद रखना है। और सीबीटी जो आपने चैप्टर 4 में अप्रोच पढ़ी है, इंटरेक्शनल अप्रोच, उस पर बेस्ड है। मतलब ये मानती है कि सारे ही फैक्टर आपके अंदर कोई भी दिक्कत लाने के लिए जिम्मेदार है, आपकी बायोलॉजी भी, आपकी साइकोलॉजी भी, और आपकी सोसाइटी भी। अब इसमें वो ट्रीट कैसे करते हैं? तो वो कॉग्निटिव लेवल पर भी, माइंड लेवल पर भी, और बिहेवियरल लेवल पर भी, दोनों लेवल पर आपको ट्रीट करते हैं ये इस तरीके के थेरेपिस्ट जो कि सीबीटी प्रैक्टिस करते हैं। उसके बाद आती है ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी। तो ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी अब क्या होती है? ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी बेसिकली थोड़ी सी थियोरेटिकल सी है। ये इस तरीके की ट्रीटमेंट में बिलीव रखती है कि भाई
मतलब आप में ही सब कुछ है, आप अपनी ट्रीटमेंट खुद अपने आप कर सकते हो। ऐसी बिलीव्स हैं ह्यूमनिस्टिक थेरेपी वाले लोगों के। तो ह्यूमनिस्टिक और एग्जिस्टेंशियल थेरेपी, इसमें बेसिकली ब्रॉडली 3 तरीके की अलग अलग थेरेपीज आप समझोगे। ये भी अगेन एक अप्रोच है ब्रॉड, उसके अंदर अलग अलग थेरेपी आती है। तो एग्जिस्टेंशियलिस्ट जो लोग होते हैं उनकी एक ब्रॉड जो एक थेरेपी मानी जाती है एग्जिस्टेंशियल, अब इसमें फर्दर एक डिवीजन है, उसके अंदर फर्दर एक स्पेसिफिक टाइप की थेरेपी है लोगोथेरेपी, जो कि फ्रैंकलिन ने दी थी। इसने ये माना था कि लोगोथेरेपी मतलब ट्रीटमेंट ऑफ द सोल, आपकी सोल की ट्रीटमेंट है, आत्मा की ट्रीटमेंट है ये। मतलब ये उस तरीके की बात करती है कि एग्जिस्टेंस अगर आपकी है, अगर आप जिंदा हो, तो वो अपने आप में बहुत है। अब आप अपनी लाइफ को अपने आप अपने हिसाब से मीनिंग दे सकते हैं, ये ब्रॉड आइडिया मानना था एग्जिस्टेंशियलिस्ट लोगों का। तो इसी पर बेस्ड है एग्जिस्टेंशियल थेरेपी। तो ये कहती है कि भाई अगर आपको मीनिंगलेसनेस फील हो रही है ना अपनी लाइफ में, क्या करूंगा, मेरी जिंदगी का मतलब ही क्या है, हमें भी कई बार होती है ना, ये सब मेन दिक्कत है आपकी सफरिंग का। तो आपके पास ये पूरी फ्रीडम है बाय बर्थ कि आप अपनी लाइफ को अच्छा मीनिंग दे सको, ये मानते हैं ये लोग। तो इसलिए ये कहते हैं कि आप लाइफ थ्रेटनिंग सर्कमस्टांसेस में भी अपनी जिंदगी को एक बहुत अच्छा मीनिंग दे सकते हो। यही मीनिंग प्रोवाइड करना, फाइंडिंग द मीनिंग ऑफ द लाइफ, ये मेन गोल होता है इस थेरेपी का। इस तरीके से ट्रीट करती है। इसमें शब्द जरूरी है, एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी, न्यूरोटिक एंजाइटी भी है, कुछ स्पिरिचुअल एंजाइटी भी है, 3 शब्द हैं इसमें। स्पिरिचुअल एंजाइटी क्या होता है कि जब आपको अपने स्पिरिचुअल ओरिजिन का ना पता हो कि मैं कहाँ से आया हूँ, क्या मेरा ओरिजिन है, वगैरह वगैरह, तब स्पिरिचुअल एंजाइटी हमारे अंदर आ जाती है, स्पिरिचुअली एंग्शियस फील करने लग जाते हैं। न्यूरोटिक एंजाइटी मतलब सिंपल इमोशनल एंजाइटी होती है। न्यूरोटिक एंजाइटी जो हम नॉर्मली फील करते हैं वो नॉर्मल एंजाइटी ही है। देन एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी, मतलब जब एग्जिस्टेंस की एंजाइटी हो जाए कि मैं एग्जिस्ट क्यों कर रहा हूं भाई, मुझे मतलब ही नहीं पता अपनी एग्जिस्टेंस का, मैं क्यों हूं जिंदा। ये अगर आप कभी सोचोगे तो आपको भी हो जाएगी, तो सोचो मत इस तरीके से। पर मतलब भाई गोल होना चाहिए, कुछ कुछ स्ट्रॉन्ग आपकी लाइफ का मीनिंग होना चाहिए जो आपको ड्राइव करे, ये मानते थे एग्जिस्टेंशियलिस्ट लोग। तो एग्जिस्टेंशियल एंजाइटी को दूर करने के लिए वो फाइंडिंग द मीनिंग पर फोकस करते थे कि जिंदगी में अच्छा मोटिव रखो, ये एंजाइटी अपने आप ठीक हो जाएगी। उसके बाद क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी। क्लाइंट सेंटर्ड थेरेपी कार्ल रॉजर्स ने हमें दी है। इसमें ये मानते थे कि भाई 3 चीजें ब्रॉडली होनी चाहिए। अगर आप एज अ थेरेपिस्ट 3 चीजें प्रोवाइड कर देते हो अपने क्लाइंट को, तो वो अपने आप हील कर लेगा अपने आप को। वो 3 चीजें क्या हैं? एम्पथी, हमने समझ लिया क्या होती है, दूसरे की जगह पर जाकर उसकी सिचुएशन को फील करना। अनकंडीशनल पॉजिटिव रिगार्ड, जैसा मर्जी जो मर्जी उसका बिहेवियर है उसके लिए अच्छा बिहेवियर रखना आपने। नॉन जजमेंटल रहना है उसके लिए, मतलब ऐसा नहीं उसने कहा कि मैंने बचपन में चोरी करी तो अब चोर है तू, ऐसा नहीं करना, उसे बुरा लग जाएगा। उसके लिए नॉन जजमेंटल रहना है, उसको बिल्कुल जज नहीं होना करना आपने, ना ही वर्बली मतलब बोल के, ना ही नॉन वर्बली कि मतलब उसने बोला कि मैं चोरी करी है और आप सडनली मतलब ऐसा कुछ बिहेव करो। ये मेरी बहुत गंदी एक्टिंग थी आई नो, पर ऐसा बिहेवियर आपने नहीं करना, मतलब कि आपकी शक्ल से भी नहीं पता चलना चाहिए भाई आपको, अपने बिहेवियर से भी नहीं शो करना है कि आप जजमेंटल हो रहे हो, आपने बिल्कुल जज नहीं करना आपने उससे। तो नॉन जजमेंटल, ये 3 चीजें अगर आपने प्रोवाइड कर दी तो क्लाइंट अपने आप निखर के आएगा, अपने आप ठीक हो जाएगा। उसके बाद गेस्टॉल्ट थेरेपी आती है। गेस्टॉल्ट थेरेपी क्या है? गेस्टॉल्ट मतलब एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है यार, आपने 11th क्लास में भी इसे समझा है अपने पहले ही चैप्टर में। ये एज अ होल देखने की बात करता है किसी चीज को। तो जैसे मान लो मैंने ट्राइंगल बनाया है, ये ट्राइंगल के बीच में ना गैप है, कुछ ऊपर भी गैप था, इधर इधर भी गैप है, पर आप इसे फिर भी ट्राइंगल की तरह परसीव करोगे, एटलीस्ट आपको झोपड़ी टाइप कुछ तो ये लगी रही होगी। ट्राइंगल आपने परसीव किया ना, कैसे किया? ये तो 3 अलग अलग डंडियां हैं। ये होता है गेस्टॉल्ट, हम चीजों को एज अ होल परसीव करने की कोशिश करते हैं, कंप्लीट परसीव करने की कोशिश करते हैं। तो इसमें गेस्टॉल्ट थेरेपी में या इस अप्रोच में ये लोग ये मानते हैं कि अपने आप को कंप्लीट देखो, अपनी कमियां अपनी अच्छाइयां जो भी है सभी आप हो, अपने बुरे एक्सपीरियंस अच्छे एक्सपीरियंस सबको क्लब करके एक्सेप्ट करो, एक्सेप्टेंस की बात करते हैं, और ओवरऑल खुद को देखने की बात करते हैं। ये थी ह्यूमनिस्टिक एग्जिस्टेंशियल थेरेपी। इसके बाद आती है अल्टरनेटिव थेरेपीज। अब अल्टरनेटिव थेरेपीज क्या होती है यार? अल्टरनेटिव थेरेपीज में कोई भी थेरेपी आप ला सकते हो, जैसे एक्यूपंक्चर हो गया आपका, आर्ट थेरेपी हो गई, आजकल योगा हो गया, मेडिटेशन हो गई। इसमें ये सारी चीजें आप इंक्लूड कर सकते हो, और जितनी भी नई फील्ड आ रही है जैसे डांस मूवमेंट थेरेपी आजकल होती है, तो ये सारी तरीके की थेरेपीज अल्टरनेटिव थेरेपीज में आती हैं कि भाई ये भी हमें ठीक करने की अपने अंदर क्षमता रखती हैं। अब योगा वगैरह में कुछ ज्यादा समझाने वाला नहीं है, बट ये कुछ जरूरी टर्म्स है जो मैंने आपके लिए यहाँ पर लिख दी है, इसको पढ़ लेना, याद रख लेना इन टर्म्स को।
स्काई, ये स्काई नहीं है, इसकी फुल फॉर्म है, तो वो आपने याद करनी है। देन कुंडलानी योगा है, ये भी एक अलग टर्म है, अलग तरीके की योगा है। इसके अंदर क्या सब होता है आपके एनसीईआरटी में जो पैराग्राफ है ना, इसको ध्यान से देख लेना, इसमें आपको सब समझ आ जाएगा। इसे याद करने वाला पार्ट इसमें समझा नहीं रहा हूँ। और मेडिटेशन आपको पता है क्या होती है, तो मेडिटेशन विपसना ये अलग तरीके की एक मेडिटेशन को कहा जाता है, पर पूरी प्रैक्टिस है। तो ये सब चीजें भी हमें क्योर कर सकती हैं, हमें हील करने में हेल्प कर सकती हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर चैप्टर नंबर 5। आई होप सारी चीजें आपको समझ आई होंगी, और बहुत जल्दी मैंने सारा चैप्टर आपका समझाने की कोशिश करी है, और बहुत जल्दी जल्दी हम भागे भी नहीं है, अच्छे से ही समझने की कोशिश करी है। तो अगर आपने वीडियो को यहाँ तक देख लिया है, और साथ साथ में जैसे मैंने वो स्ट्रेटेजी वाली वीडियो में आपको बताया था कि साथ साथ में टॉपिक को आपने मतलब मुझे रोक रोक के बीच बीच में आपने टॉपिक साथ साथ एनसीईआरटी से पढ़ लिया, तो दिक्कत वाली कोई बात नहीं। अब आप पेपर आराम से कर लोगे, और चैप्टर नंबर 5 से जो भी कुछ क्वेश्चन आएगा उसके अंदर आप कुछ ना कुछ लिखने के लिए एटलीस्ट अब तैयार हो चुके हो। अगर सिर्फ वीडियो सुनिए तो भी, अगर एनसीईआरटी रीड कर लिए और समझ आ गई सारी चीज अच्छे से, वो कॉन्फिडेंस आ रहा है अंदर से कि हाँ भाई आ गया समझ, साइकोथेरेपी ना, हाँ पता है मुझे क्या है, ये टॉपिक है ना, सारे मुझे पता है कि क्या है एटलीस्ट, तो अब आप आराम से पेपर कर लोगे, अब डरने की कोई बात नहीं है। तो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीडियो। आई होप आपको चीजें समझ आई होंगी। अगर समझ आई है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कर देना, अपना वैल्यूएबल कमेंट जरूर शेयर करना, और बस इसे शेयर जरूर कर देना यार बाकी सारे साइकोलॉजी स्टूडेंट्स के साथ। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग।